सो नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज़ फर्टिलाइज़र। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें एनपीके इज़ अ, एनपीके क्या है? एनपीके एक तो फर्टिलाइज़र होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि फर्टिलाइज़र यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये क्या होता है? एनपीके होता है। ठीक है, एनपीके का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है? नाइट्रोजन, पोटास और कैल्शियम। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो एनपीके स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो एनपीके का क्या फुल फॉर्म होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, द थ्री न्यूट्रिएंट्स दैट कंपोज कंप्लीट फर्टिलाइजर्स। और इसी तीनों से मिलकर क्या बनता है? फर्टिलाइज़र बनता है। दिस लेटर्स आर सीन व्हेन रीडिंग द कंटेंट्स प्रिंटेड ऑन बैग्स ऑफ फर्टिलाइज़र। तो जब आप जो फर्टिलाइज़र का जो बैग होता है, पैकेट होता है, उसमें आप देखेंगे तो ये पीछे के साइड में लिखा रहता है एनपीके। ठीक है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्टिलाइज़र may not expressly say NPK, but you will at least see a series of 3 numbers. These numbers correspond respectively to the nitrogen content, phosphorus content and potassium content of that fertilizer. तो वैसे भी कोई भी सामान है, कोई भी चीज़ है, तो उसके पीछे लिखा रहता है ना क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। तो सेम जो फर्टिलाइज़र का जो पैकेट होता है उसके पीछे लिखा होता है कि उसमें किस किस प्रपोर्शन में नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम है प्रेजेंट। ठीक है, also implied is a percentage symbol after each number because each of the three numbers represent a percentage of that nutrient in the makeup of the fertilizer. और ऑब्वियसली वो सारे किस फॉर्म में होंगे? परसेंटेज के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट इज़। तो अमोनियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला क्या है? तो अमोनिया एक तो होता है NH4+ और SO4 2-। ठीक है, 2 इसके नीचे होगा और अमोनिया के नीचे 1 है, तो इसको हम क्रॉस करें तो क्या मिलेगा हमें? NH4 2SO4। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा कि अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? NH4 और SO4। ठीक है, अमोनियम सल्फेट इज़ अ क्रिस्टलाइन कलरलेस वाटर सॉल्युबल सॉल्ट हुज aqueous सॉल्यूशन इज एसिडिक। तो अमोनियम सल्फेट एक क्रिस्टलाइन होता है और ये कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता और ये सॉल्युबल होता है। ठीक है, और एक्वस सॉल्यूशन जो अगर हम अमोनियम सल्फेट में वाटर डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वो सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया गैस एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो अमोनियम सल्फेट है ये कैसे बनता है? जब हम अमोनिया गैस को मिक्स करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड जो कि क्या होता है? H2SO4। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम सॉल्ट्स यूज्ड एज फर्टिलाइज़र इज़। तो वो कौन सा कैल्शियम सॉल्ट है जिसको हम एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं? तो दैट सॉल्ट इज़ कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, CaSO4, इस सॉल्ट को हम यूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइज़र। ठीक है, फर्टिलाइज़र इज़ यूज टू इंक्रीज़ फर्टिलिटी इन एग्रीकल्चर। तो फर्टिलाइज़र का यूज़ कहाँ पे करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। दिस फर्टिलाइजर्स आर यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। जो भी फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं? फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं फर्टिलाइज़र के वो क्या क्या होता है? ये तो होगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट एलिमेंट कैल्शियम, सल्फर एंड मैग्नीज। मेनली तो जो फर्टिलाइज़र में क्या होता है? नाइट्रोजन होगा, फॉस्फोरस होगा और पोटेशियम होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीज। इसके अलावा और भी कम क्वांटिटी में जो होता है वो होता है बोरोन, क्लोरीन और आयरन। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट इज़ यूज्ड एज अ कैल्शियम सॉल्ट। कैल्शियम सल्फेट इज़ ऑल्सो नोन एज जिप्सम। तो कैल्शियम सल्फेट को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं? एज अ कैल्शियम सॉल्ट। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये सॉल्ट ही है क्योंकि ये एसिड और बेस से मिलके बना हुआ है। और कैल्शियम सल्फेट को हम क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं। ठीक है, CaSO4। तो जिप्सम इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अदर फर्टिलाइजर्स। इसके अलावा जिप्सम जो कि कैल्शियम सल्फेट ही होता है, उसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन होते हैं 2, तो वो उससे भी क्या ही बनता है? फर्टिलाइज़र ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। इसमें से कौन सा फर्टिलाइज़र है जो कि नाइट्रोजनस नहीं है? I mean, उसमें नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सा फर्टिलाइज़र है? पहला तो इसमें अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन तो है कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH4+। ठीक है, यूरिया में भी है, अमोनियम नाइट्रेट में भी है, बट सुपर फॉस्फेट में नाइट्रोजन नहीं है। इसका मतलब क्या? ये एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र नहीं है। ठीक है, तो सुपर फॉस्फेट इज़ अ फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र। तो सुपर फॉस्फेट कैसा फर्टिलाइज़र है? ये एक फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है क्योंकि इसमें क्या होता है? फॉस्फेट होता है। ठीक है, वाइल अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम नाइट्रेट एंड यूरिया एज अ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। इसके अलावा जो अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, यूरिया है, ये सब क्या है? नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र हैं। Fertilizers are added to the soil to replenish the chemically essential element NPK
एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन आर सप्लाइड यूजिंग फर्टिलाइज़र। तो हम सॉइल में फर्टिलाइज़र क्यों ऐड करते हैं? ताकि जो सॉइल में कंटेंट है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटेशियम का, वो एक प्रॉपर प्रपोर्शन में हो या फिर वो इतने अमाउंट में हो ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो सही रहे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इज़। अमोनियम नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला क्या है? तो ये होता है NH4NO3। अब यहाँ पे कोई वैलेंसी हमें क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि NH4 का भी +1 होता है और NO3 का भी -1 होता है। तो अगर यहाँ पे हम लिखें NH4 और यहाँ पे हम NO3 लिखें तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 होगा। ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें? NH4NO3 मिलेगा। ठीक है। तो अमोनियम नाइट्रेट इज़ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अमोनियम नाइट्रेट कैसा कंपाउंड है? ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों है इनऑर्गेनिक? क्योंकि इसमें ना ही कार्बन है, कार्बन तो है नहीं इसमें। ठीक है। तो जो इसलिए ऑर्गेनिक नहीं होगा। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है ये होता है NH4NO3। ठीक है। दिस आर वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये जो अमोनियम नाइट्रेट है ये कैसा होता है? वाइट कलर का होता है और ये क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में होता है अगर हम एक नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर को मेंटेन करें तो। इट इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर एज अ हाईली नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर एंड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्सप्लोसिव। तो ये जो अमोनियम नाइट्रेट है इसका यूज़ कहाँ पे होता है? एक तो फर्टिलाइज़र के रूप में होगा। ठीक है। उससे क्या सप्लाई करेंगे हम? नाइट्रोजन सप्लाई करेंगे फर्टिलाइज़र को। तो इसलिए ये कैसा फर्टिलाइज़र है? नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है। ठीक है। इसके अलावा ये क्या होता है? एक्सप्लोसिव जो बनते हैं, ठीक है, उसमें एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ये काम करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिया इज़। यूरिया का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है NH4CO। ठीक है। केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिया इज़ NH4CO। इट इज़ अ केमिकल फर्टिलाइज़र विच सप्लाइज नाइट्रोजन टू द क्रॉप। तो यूरिया भी कैसा एक फर्टिलाइज़र है? ये भी एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है जो कि हम क्रॉप में नाइट्रोजन की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए हम डालते हैं। ठीक है। इट कंटेन्स N2, मतलब जो नाइट्रोजन यूरिया है, ठीक है, क्योंकि ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है और इसमें नाइट्रोजन का जो कंटेंट है वो कितना होता है? 46%। ठीक है। इट इज़ अ फर्स्ट कंपाउंड मेड इन लेबोरेटरी। तो यूरिया जो था ना वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको कि लैब में बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइज़र। इसमें से कौन सा चीज़ है जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ बायो फर्टिलाइज़र? ठीक है। तो ये हमारा होता है अमोनिया। अमोनिया को हम यूज़ करते हैं एज अ बायो फर्टिलाइज़र। ठीक है। टू कीप द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड सस्टेनेबल, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली फर्टिलाइज़र फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन विच वी कॉल एज बायो फर्टिलाइज़र और बैक्टीरियल मैन्योर। तो मतलब लैंड का या फिर सॉइल का जो फर्टिलिटी है, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए अलग बहुत सारे फर्टिलाइज़र को साइंटिस्ट ने बनाया। ठीक है। जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है, और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सही हो। उसको क्या बोलते हैं? बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं या फिर बैक्टीरियल मैन्योर कहते हैं। ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइज़र बाय कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया बाय ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज राइजोबियम। तो क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता, जो भी नेचर में चीज़ें हैं प्रेजेंट वो खुद ही खुद इसको रिसाइकल करती है, कन्वर्ट करती है। सो इसलिए क्या कहते हैं? इसको हम बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो बायो फर्टिलाइज़र कैसे बनता कैसे है ये? जब हम जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, जो कि कितना होता है, लगभग 78% है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उस 78% नाइट्रोजन को क्या करता है? एक राइजोबियम जो है ऑर्गेनिज्म है और या फिर और भी चीज़ें लाइक एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, ठीक है, या फिर इंडिगो ग्रीन एल्गी जो है, ये सब क्या करते हैं? अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया कॉमनली यूज्ड नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड। तो यूरिया जो कि एक नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र है, ठीक है, क्योंकि यूरिया एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है। तो ये बनता कैसे है? किसके किसके रिएक्शन से बनता है? तो अगर हम अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? ये बनेगा यूरिया। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यूरिया अ कॉमनली यूज्ड नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यूरिया को कैसे बनाते हैं हम? जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र है इसको बनाया जाता है अमोनिया को रिएक्ट करा के, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैटलिस्ट। ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज़ नॉट यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन कैटालिटिक कन्वर्टर्स फिटेड इन ऑटोमोबाइल्स। तो ऑटोमोबाइल्स में जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स होता है उसमें से बोल रहा है कि कौन सा मेटल को हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है।
प्लेटिनम को यूज़ करते हैं, रोडियम को भी करते हैं, पैलेडियम को भी करते हैं, बट पोलोनियम को एज अ कैटलिस्ट हम यूज़ नहीं करते हैं जो भी हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। तो एक्सेप्ट पोलोनियम, प्लेटिनम एज अ टॉक्सिक कैटलिस्ट इन कैटालिटिक ट्रांसफ़र अलॉन्ग विद पैलेडियम एंड रोडियम मेटल। तो पोलोनियम के अलावा बाकी जो है चाहे वो प्लेटिनम हो या पैलेडियम हो या फिर रोडियम हो, इन सब का यूज़ करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड्स, कॉपर ऑक्साइड्स एंड क्रोमियम ऑक्साइड्स इज़ ऑल्सो यूज्ड। इसके अलावा कॉपर ऑक्साइड्स और क्रोमियम ऑक्साइड का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैटलिस्ट इज़ यूज्ड इन द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3। तो जो पोटाशियम क्लोरेट है, ठीक है, KClO3, इसको डिकम्पोज करने के लिए, थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए, मतलब हीट से इसको डिकम्पोज करने के लिए कौन सा कैटलिस्ट को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड। क्या होता है? मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब बोल रहा है कि पहले समझते हैं कैटलिस्ट होता क्या है, ठीक है। A catalyst is basically a substance which causes an increase in the rate of the reaction by decreasing the activation energy without itself being used up in the reaction। तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है, बस क्या करता है, इसके प्रेजेंस में क्या होता है, जो रिएक्शन होने का जो रेट है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब ऐसा नहीं, कभी कभी ये रेट को डिक्रीज़ भी कर सकता है, ठीक है, तो उसको वो प्रोसेस रिटार्डेशन का होता है, बट स्टिल हम मेनली कैटलिस्ट को इसी चीज़ के लिए जानते हैं कि वो क्या करेगा, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करेगा, इसका मतलब क्या है, जो एनर्जी जो चाहिए रिएक्शन को होने में, उसको क्या करेगा, वो कम कर देगा, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, वो कम कर देगा, ठीक है। दे डू नॉट अल्टर द एंड रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन। तो क्योंकि ये रिएक्शन में खुद के मॉलिक्यूल्स को पार्टिसिपेट नहीं कराता है, इसलिए क्या होता है कि इसके प्रोडक्ट में इसके वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये सिर्फ क्या करता है, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो रेट है ना उसको इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। इट डिकम्पोजेज इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट मैंगनीज ऑक्साइड। और ये किस में कन्वर्ट होता है, पोटेशियम क्लोरेट, ये KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट होता है, ठीक है। वो किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज अ कैटलिस्ट डू इन द रिएक्शन। तो कैटलिस्ट जो है रिएक्शन में क्या करता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें हम अगर कैटलिस्ट डालते हैं तो क्या होता है उससे, तो कैटलिस्ट डालने से एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी एडेड टू अ रिएक्शन टू इंक्रीज द रिएक्शन विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। हमने समझ लिया है पहले कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन के रेट को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, जबकि ये खुद प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। कैटलिस्ट टिपिकली स्पीड अप अ रिएक्शन बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी और चेंजिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म। तो कैटलिस्ट के जो काम है ना, कैसे करता है, लाइक वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे मतलब इंक्रीज़ कर देता है। तो इसका सेम जो काम क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ कर देता है, ठीक है। एंजाइम्स आर नेचुरली अकरिंग कैटलिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी एसेंशियल बायोकेमिकल रिएक्शन। तो हमारे बॉडी में भी बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उसके लिए हमारे बॉडी में क्या होता है, एंजाइम्स होता है, ठीक है, जो कि रिएक्शंस को जो भी प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म है, उसको कैरी आउट कराता है, ठीक है। कॉमन टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट इंक्लूड एंजाइम्स, एसिड बेस कैटलिस्ट एंड हाइड्रोजिनस कैटलिस्ट। तो अलग अलग जो कैटलिस्ट हैं वो कौन कौन आते हैं, एंजाइम है, एसिड बेस कैटलिस्ट है या फिर हाइड्रोजिनस कैटलिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैटालिटिक कन्वर्टर ऑफ अ कार कन्वर्ट्स कार्बन मोनोऑक्साइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। तो कार का जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, ठीक है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड CO को जो है वो किस में कन्वर्ट करता है। तो कार वगैरह में जो कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। द कैटालिटिक कन्वर्टर ऑफ द कार कन्वर्ट कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक कैसे होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो पेयर्स इज़ मैच्ड करेक्टली। अब बोल रहे हैं इसमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है। तो इसमें एक तो पहले एल्यूमिनियम, बाकी देखते हैं। एल्यूमिनियम तो मेटलॉइड नहीं है, ये एक मेटल है, ठीक है, ये तो गलत हो गया। अबे सिलिकन मेटल नहीं है, सिलिकन एक मेटलॉइड है, ये गलत हो गया। लिथियम तो मेटल होता है, ये भी गलत हो गया। तो अगर आपको नहीं भी पता हो तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं बस इस बेसिस पे कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, ठीक है। सब्सटेंस विच चेंज द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन वाइल रिमेनिंग अनचेंज्ड इन द केमिकल रिएक्शन इटसेल्फ आर कॉल्ड कैटलिस्ट।
तो वो सब्सटेंस जो कि रिएक्शन की वेलोसिटी को, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ कर देते हैं, जबकि खुद वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, उसको क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड, जब भी कोई रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है उसको कौन सा रिएक्शन कहते हैं, उसको बोलते हैं कैटालिटिक रिएक्शन। ठीक है। अब कुछ जो इसमें ऑप्शन था, एल्यूमिनियम तो मेटल है, लिथियम भी मेटल है, लेकिन सिलिकॉन क्या होता है, मेटल वाइड होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा, ये हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिया। ठीक है। अब जो कुछ मिसलेनियस है जिसको हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं कर सकते, इंक्लूड नहीं कर सकते, लाइक उसमें बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं, तो इसमें पढ़ेंगे हम। ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस द कलर इज़ नॉट ड्यू टू डी ट्रांजिशन। तो जैसे कि कोई भी कंपाउंड है, सपोज CuSO4 है, ठीक है, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ये होता है ब्लू। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा फेरस सल्फेट FeSO4, इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो जो किसी भी कंपाउंड का जो कलर होता है, ब्लू, ग्रीन, येलो, जो भी कलर है, ठीक है, वाइट, तो ये होता है उसमें जो डी ट्रांजिशन होता है, डी ऑर्बिटल्स में जो ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, उसकी वजह से होता है। ठीक है। अब इसमें है कि कौन सा जो है कलर डी ट्रांजिशन के वजह से किस में कलर नहीं होता। ठीक है। तो MnO4 इसका करेक्ट आंसर होगा कि MnO4 में जो कलर होता है वो डी ट्रांजिशन की वजह से नहीं होता। ठीक है। अब है कि कलर क्यों होता है, डी ट्रांजिशन की वजह से होता है। देन सच कॉम्प्लेक्सेस हैव कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशंस आर श्योरली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये आ गया कि अगर कहीं भी किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, सपोज जैसे कि यहाँ पे कंपाउंड्स का नाम दिया हुआ है, तो ये एक मेटल है। ठीक है। ये पूरे जो बॉक्स के अंदर है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं इसको, इसके अंदर कुछ आइटम्स हैं और कुछ लाइक लिगेंड्स हैं। ठीक है। इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो कलर होता है वो मेनली क्यों होता है, वो होता है डी ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है। तो MnO4 जो है एक परमैंगनेट आयन है और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। द आयन हैज़ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इट्स कलर इज़ नॉट ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ये जो MnO4 है ना, ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसके पास। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब क्या होगा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3 होगा। ठीक है। तो इसका जो मतलब लाइक इसका जो ज्योमेट्री है sp3 है और ये ऑक्टाहेड्रल है भी नहीं, तो इसलिए डी ट्रांजिशन इसमें नहीं होगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। इसमें से कौन सा जो है करेक्टरिस्टिक है अमॉर्फस सॉलिड्स का, तो वह है D, ऑप्शन नंबर D जो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो ये ग्रेजुअल जो सॉफ्ट होता है, क्योंकि जितने भी अमॉर्फस जैसे भी कंपाउंड है ना, वो मेनली दो तरीके के होते हैं, या तो वो अमॉर्फस होंगे या तो वो क्रिस्टलाइन होंगे। ठीक है। अमॉर्फस का मतलब हुआ ना कि वो बहुत ही सॉफ्ट होंगे, पाउडरी फॉर्म में होंगे, लेकिन क्रिस्टलाइन है वो सॉलिड होगा और क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। तो जो भी अमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो क्या होता है, सॉफ्ट होते जाता है, एक टेम्परेचर पे क्या होता है, वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स आर ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है, जो सॉलिड्स हैं वो सॉफ्ट होते जाता है। ठीक है। इट इज़ अ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन अ डेफिनेट लैटिस पैटर्न, एग्जांपल ग्लास, प्लास्टिक, जेल। तो जितने भी अमॉर्फस सॉलिड्स हैं उसमें जो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं एक प्रॉपर वो अरेंजमेंट में नहीं होते हैं, इसलिए उसके बीच में जो फोर्स है ना वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, इसलिए वो लाइक सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। और वो क्रिस्टल का फॉर्म नहीं ले पाते। इसके अलावा कुछ एग्जांपल अमॉर्फस सॉलिड के और भी हैं, जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक और जेल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट इज़ रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक यूज्ड। तो रेडियो कार्बन डेटिंग जो टेक्निक है इसका यूज़ किस लिए किया जाता है। ठीक है। तो पहला तो है टू एस्टिमेट सॉइल कंटामिनेशन। नो, सॉइल कंटामिनेशन के लिए तो यूज़ नहीं करते। सॉइल कंटामिनेशन का क्या मतलब हुआ कि सॉइल को कंटामिनेट करने के लिए, गंदा करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन फॉसिल्स। नहीं, यूज़ तो फॉसिल्स के केस में ही करते हैं, लेकिन वाटर के कंटेंट को निकालने के लिए नहीं करते। ठीक है। तो इसका यूज़ होता है टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स। तो जो भी पर्टिकुलर फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स क्या होता है, जो अर्थ के अंदर लाइक बहुत टाइम से वो दबे पड़े हैं। ठीक है। वही क्या होता है, फॉसिल्स होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। तो ये इसका हम यूज़ करते हैं कार्बन डेटिंग टेक्निक का, फॉरवर्ड टू एस्टिमेट एज ऑफ द फॉसिल्स। ठीक है। रेडियो कार्बन डेटिंग जो टेक्निक को यूज़ किया जाता है डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कार्बन 14 डेटिंग, क्योंकि कार्बन 14 डेटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कार्बन का जो 14 आइसोटोप है ना, इसका यूज़ करते हैं फॉर कार्बन डेटिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ केमिकल कोगुलेंट यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं
फॉर द वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये कौन सा कंपाउंड है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक केमिकल कंपाउंड है विद द फार्मूला NO2 और ये एक केमिकल कोगुलेंट नहीं है जो कि हम वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो क्रैकर्स जो एक्सप्लोड करते हैं, ठीक है, पटाखे जो एक्सप्लोड करते हैं वो किस टाइप का एक्सप्लोजन है, ठीक है। तो वो होता है कंबशन। क्या क्या होता है वो? कंबशन, ठीक है। तो एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस बर्न करता है विद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और वहाँ पे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल इज शोन बाय हाई कंसनट्रेशन ऑफ। तो सॉइल का जो एसिडिक नेचर है, मीन्स सॉइल एसिडिक होता है, बेसिक होता है, फिर न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो आइडियल कंडीशन तो ये है कि न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है, या फिर थोड़ा स्लाइटली बेसिक हो बट एसिडिक नहीं होना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि एसिडिक नेचर जो होता है सॉइल का वो किसकी प्रेजेंस से हो जाता है, ठीक है। तो वो होता है हाइड्रोजन की प्रेजेंस से, ठीक है। तो एसिडिक नेचर कब होगा सॉइल का? जब उसमें हाई कंसनट्रेशन ऑफ क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस डज नॉट हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जिससे कि हमें पता नहीं लगता कि रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। तो मेनली जो चेंजेस होते हैं ना वो दो तरीक़ा का होगा, ठीक है। या तो वो फिज़िकल चेंज होगा या तो वो केमिकल चेंज होगा। तो फिज़िकल चेंज तो क्या होता है? रिवर्सिबल होता है, उसको आराम से रिवर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कुछ भी लाइक अगर कोई ऐसा चीज़ लाइक कुछ भी कर सकते हैं। सपोज़ हमने अब केमिकल चीज़ का एग्जांपल देते हैं। सपोज़ पहले अगर हमने क्या करा, अगर मिल्क से कर्ड में कन्वर्जन हो गया तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर हमने एक बलून को फुलाया, ठीक है, फिर उसको हमने छोड़ दिया तो वो पचक गया, दोबारा फुला सकते हैं ना, मतलब वो चीज़ें क्या है? रिवर्सिबल है। तो यहाँ पे क्या होगा कि किससे पता लगा सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन है, कोई भी चेंज है वो केमिकल चेंज है या नहीं है, ठीक है। एक तो है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस है, तो इसका मतलब पक्का कोई ना कोई रिएक्शन हुआ है तभी तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है, ठीक है। कलर में चेंज भी एक मतलब केमिकल चेंज ही है, ठीक है। स्टेट में चेंज भी एक केमिकल चेंज है, लेकिन चेंज इन हाइट ये कोई वो नहीं हुआ, केमिकल रिएक्शन नहीं होता ये, ठीक है। तो दीज आर सेवरल ऑब्जर्वेशंस दैट कैन बी मेड टू डिटरमाइन इफ़ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ अकर्ड और नॉट, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे हैं जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ है। पहला तो हम कह सकते हैं कि उसमें हीट अब्जॉर्ब हुआ है नहीं, लाइक हीट अब्जॉर्ब हुआ है तो वो एंडोथर्मिक है, हीट अगर रिलीज़ हुआ है तो क्या होगा? वो एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। और हीट अब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर वो कम करेगा। अगर हीट रिलीज़ होगा तो क्या होगा? वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हो क्या रहा है? टेम्परेचर ही तो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो वहाँ पे कलर चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो अ चेंज इन कलर रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। अनदर ऑब्जर्वेशन क्या है? स्मेल और ऑर्डर। सपोज़ अगर कोई चीज़ जल रहा है तो उसका तो अलग सा स्मेल आएगा ना, तो वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। व्हेन अ रिएक्शन टेक्स प्लेस गैसेस कैन समटाइम्स बी रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम। दिस कैन बी ऑब्जर्व बाय द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन में गैसेस रिलीज़ हो रहे हैं नहीं हो रहे, अगर हम इसको ओपन जगह में कर रहे हैं तो गैस तो ऑलरेडी रिलीज़ हो जाएगा तो हमें पता नहीं लगेगा। बट अगर हम एक क्लोज सिस्टम में कर रहे हैं तो हमें पता लग जाएगा ना कि गैस रिलीज़ हुआ या नहीं हुआ है। दिस इज अ सॉलिड दैट फॉर्म्स आउट ऑफ सॉल्यूशन। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी क्या एक केमिकल चेंज होता है, ठीक है। व्हेन अ सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन अ केमिकल रिएक्शन टुक प्लेस। सपोज़ अगर हमने कुछ भी चीज़ को अगर हमने वाटर में मिक्स कर दिया तो हम उसको ऐसा रिलीज़ तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई और भी कंपाउंड है जो कि कम्प्लीटली मिशेबल है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे भी क्या होता है? केमिकल चेंज ही होता है। इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन pH अ केमिकल रिएक्शन टुक प्लेस। अगर pH वैल्यू चेंज हो गई, मीन्स पहले वो न्यूट्रल था उसमें एसिड डाल के एसिडिक कर दिया, पहले वो सपोज न्यूट्रल था उसको बेस डाल के बेसिक कर दिया, तो वो भी क्या वहाँ पे pH चेंज हो रहा है। और किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की pH वैल्यू चेंज हुई या नहीं हुई कैसे चेक करना पड़ेगा? इसको चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए? pH स्ट्रिप्स चाहिए, ठीक है। बट चेंज इन हाइट इज़ नॉट डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन। अगर चेंज ऑफ हाइट वाइट में इट डजेंट मीन कि वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स इन वाटर। तो कौन सा टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं ताकि जो भी उसमें डिज़ोल्व सॉलिड टोटल डिज़ोल्व सॉलिड है TDS जो है वाटर में उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम दो मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो हम आयन एक्सचेंज मेथड यूज़ करें या तो हम डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करें। मीन्स बोथ 1 और 2 हुआ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। टोटल dissolved solid in water can be reduced by technique of reverse osmosis, distillation and ion exchange या फिर deionization system।
तो किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड है या नहीं है, ठीक है, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं किस किस टेक्निक से। हम उसके लिए रिवर्स ऑस्मोसिस यूज़ कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिलेशन कर सकते हैं, या फिर आयन एक्सचेंज मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल फार्मूला इज़ नोन एज। जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ फार्मूलाज, लाइक अगर हमने लिख दिया सपोज C+O2 लिख दिया, हमने CO2 लिख दिया, ठीक है, तो इस साइड क्या होता है रिएक्टेंट, इस साइड क्या होगा प्रोडक्ट। तो इस पूरे होल इक्वेशन को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम पोर्ट्रे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल फार्मूलाज, तो उसको क्या बोला जाएगा, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल फार्मूला इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट टोल्यूइन। तो टोल्यूइन कंपाउंड है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक भी होता है। अब बोल रहे हैं कि टोल्यूइन जो है, टोल्यूइन का पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। ये होता है टोल्यूइन, ठीक है, ये बेंजीन रहेंगे, हमने ऊपर क्या डाल दिया, CH3 लगा दिया, मिथाइल ग्रुप को ऐड करने के बाद ये क्या बन गया, टोल्यूइन बन गया, ठीक है। अब बोला टोल्यूइन के बारे में कौन सा जो है सही नहीं है, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है, पहला तो ऑप्शन है इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। तो बिल्कुल ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन बनाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं ना। इसमें बस हमें करना क्या है, 3 नाइट्रो ग्रुप्स को ऐड करना है। लाइक यहाँ पे टोल्यूइन हो गया, हमने यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2 ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन बन गया। तो ये हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सैकरीन। सैकरीन तरीके का शुगर होता है, तो सैकरीन को बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं ये टोल्यूइन का, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टोल्यूऑल। तो टोल्यूइन को हम और किस नाम से जानते हैं, इसको टोल्यूऑल भी बोला जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इट वाज फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिलीन। इसको एनिलीन से नहीं बनाया गया था, इसको बनाया गया था बेंजीन से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट आंसर होगा। टोल्यूइन होता क्या है, टोल्यूइन एक 7 कार्बन का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, जिसमें कि 5% ऑफ ऑल गैसोलीन क्या होता है, टोल्यूइन होता है, ठीक। टोल्यूइन पहली बात तो ये कलरलेस है और फ्लेमेबल लिक्विड है, ठीक है। और टोल्यूइन जो होता है ना वो काफ़ी लाइटर होता है इन कंपेरिजन टू वाटर, ये 15% लाइटर होता है। टोल्यूइन का जो लाइक टेस्ट है वो स्वीट होगा, पंजेंट बेंजीन लाइक ऑर्डर होगा, इसका स्मेल जो होगा वो बेंजीन की तरह होगा, क्योंकि ये भी किससे बना हुआ है, बेंजीन रिंग से ही तो बना हुआ है। टोल्यूइन का मॉलिक्यूलर जो वेट है ये है 92.14। मैंने इसका फॉर्मूला बता दिया कैसे होता है, ये हो गया टोल्यूइन, ठीक है। यहाँ पे ऊपर हमने क्या लगा देना है, बस CH3, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सैकरीन। इट इज़ अ कॉमन लिपिड सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज इन पेंट्स एंड थिनर्स। तो ये इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सैकरीन, ठीक है, सैकरीन बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और ये एक लिपिड सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसका हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, पेंट या फिर थिनर्स को बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ और आर करेक्ट। इसमें से बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पहला तो है मेटलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स। तो मेटलिक ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स हैं, तो बिल्कुल मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स ही होते हैं। फिर नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक, नहीं, ये दोनों क्या है, दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। तो इसमें सही तो एक ही होगा ना, या तो मेटल का ऑक्साइड बेसिक होगा या तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बेसिक होगा, ठीक है। तो हमने देख लिया कि मेटलिक ऑक्साइड्स क्या हैं, बेसिक होते हैं, इसलिए जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा, वो होगा एसिडिक, ठीक है। तो ऑप्शन में 2 तो गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सारे एसिड्स लगभग सबकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम ही होती है, सिमिलर ही होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगर हमने 2 को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, तो भी हम आंसर तक पहुँच सकते हैं। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। तो मेटल्स जब कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन से तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड्स बनता है। इसका हमने एग्जांपल देख लिया है कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, जो कि एक मेटालिक ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बट सम मेटल ऑक्साइड्स जैस एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड शोज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। तो जनरली जो है मेटल ऑक्साइड्स कैसे होंगे, वो तो बेसिक इन नेचर होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फो मतलब क्या, 2 प्रॉपर्टीज शो करे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे, ठीक है। नॉन मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटल्स जो हैं वो
कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन से तो क्या बनाते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि सल्फ़र है, सल्फ़र ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बना, सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है। अब ए हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस दैट आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड एसिड। अब अगर हम एसिड का ब्रॉड डेफिनेशन देखें तो वो हम ऐसे कह सकते हैं कि वैसे सारे सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन आयन का मतलब रिलीज़ करते हैं या डोनेट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, एसिड बोला जाता है। ठीक है। एसिड्स हैव अ पीएच वैल्यू लेस देन 7। एसिड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 से कम होती है। इसका टेस्ट कैसा होगा, सोर होगा, खट्टा होगा। और एसिड जो है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर सकता है। इसको हम कैसे याद करते हैं, बार से। ठीक है। ब्लू से रेड, वो किसके हेल्प से, एसिड के हेल्प से। ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सारे ही लगभग जितने भी एसिड्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ लगभग सिमिलर ही होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 और 3 जो करेक्ट होना था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमें देखना है अलग अलग जो पेयर्स हैं उसमें देखना है। अब बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ठीक है। तो पहले तो दिया हुआ है ऑब्जेक्ट में से जो भी सब्सटेंस है और उसका मास दिया हुआ है इन केजी। प्रोटॉन का मास कितना होता है, वह है 10⁻27 kg। ये बिल्कुल सही है। ठीक है। रेन ड्रॉप का मास होता है 10⁻6 ग्राम, मतलब केजी। ठीक है, ग्राम नहीं, केजी। ऑटोमोबाइल का मास 10⁻7 नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। हर एक ऑटोमोबाइल का अलग अलग मास हो सकता है। ठीक है। वो डिपेंड करता है कौन सा ऑटोमोबाइल है। ठीक है। सन का जो मास होता है वो 10⁻30 होता है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी आप मतलब अलग तरीके से सोचेंगे कि प्रैक्टिकल होके, प्रोटॉन तो हर एक का प्रोटॉन है तो सबका मास तो सेम ही होगा। प्रोटॉन एक यूनिवर्सल चीज़ है। ठीक है। रेन ड्रॉप्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ के ही होते हैं। ऑटोमोबाइल तो अलग अलग होता है तो इसलिए इसका मास कांस्टेंट नहीं हो सकता। ठीक है। सन तो एक ही है तो उसका मास तो फिक्स होगा। तो अगर मास नहीं भी पता हो तो हम यहाँ से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। अगर 3 नहीं होगा तो 1 और 2, ये डी और सी तो अपने आप ही कट गए। ठीक है। तो हम यहाँ पे इससे भी सही आंसर तक पहुँच सकते हैं, एटलीस्ट 50-50 तो गैस कर ही सकते हैं। ठीक है। तो 1 ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर होगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। इसको केजी में देखें तो क्या होगा, -27। ठीक है। वो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो कि किसके मास के बराबर होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है। एक रेन ड्रॉप का मास ये होगा और मास ऑफ सन कितना होता है, 10⁻30 kg। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 109। तो ऐसे कौन से वुमेन साइंटिस्ट है जो कि एसोसिएटेड है एक ऐसे एलिमेंट्स की डिस्कवरीज है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 109। पहले हमें ये बताना चाहिए 109 कौन सा एलिमेंट का नाम है। ठीक है। तो ये वो है मैटरनियम। ठीक है। अगर ये ऐसे तो ये बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। तो मैटरनियर नाम है जो कि इन्हीं के नाम पे पड़ा है। तो ये कौन सी साइंटिस्ट होंगी, लाइस मैटरनियर। ठीक है। तो मैटरनेरियम जो कि जिसका सिंबल होता है Mt, ये एक आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट है। वैसे भी जितने भी 90 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट 100 के बाद वो सारे ही क्या आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड ही हैं। और ये किस ग्रुप में है, ट्रांस यूरेनियम ग्रुप में। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 109। और इस एलिमेंट का जो नाम है वो भी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, जो कि है लाइस मैटनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट अमॉन्ग द 6 एलिमेंट कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो टोटल 6 एलिमेंट जो हैं वो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन होते हैं। तो उसमें से कौन सा एलिमेंट इस कॉमन एलिमेंट्स में नहीं आता। ठीक है। हाइड्रोजन तो सब में होगा, जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, कार्बन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, बट जिंक नहीं। ठीक है। तो जिंक इज़ नॉट एन एलिमेंट कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जिंक एक कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है। 6 एलिमेंट जो कि कॉमन होते हैं सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो कौन कौन से हैं, वो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब बोल रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है। पहला तो है आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आयोनिक कंपाउंड्स का जो है मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। बिल्कुल ये करेक्ट है कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्ट होते हैं तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी कार्बोनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि ये कार्बोनिक कंपाउंड्स हैं, आयोनिक कंपाउंड नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होंगे। ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। कार्बोनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो कार्बोनिक कंपाउंड क्योंकि ये काफ़ी उतने स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होते हैं, इसलिए इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है, कम ही होती है। तो ऑप्शन नंबर
3B जो है वो सही है, तो करेक्ट आंसर है, मतलब सारे ही सही हैं, तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स जैसे NaCl, KCl, CuSO4, K2SO4 एट्सेट्रा। जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं ऑलमोस्ट क्या होते हैं, वो सारे ही सॉलिड्स ही होते हैं। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड दो चीज़ों से बने हैं, एक तो पहला क्या होता है अनायन, दूसरा क्या होता है कटायन। अनायन निगेटिव वाले पार्ट को क्या कहते हैं, सपोज KCl है, ठीक है, तो ये Cl माइनस K प्लस, तो ये Cl माइनस क्या है अनायन है, और K प्लस क्या है कटायन है। ठीक है, देयर इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज पार्ट आयंस। तो जो भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तो पॉजिटिव एंटिटी है, दूसरा क्या नेगेटिव एंटिटी है, जो क्योंकि वो दोनों अपोजिटली चार्ज हैं तो वो बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस अट्रैक्शन फोर्स, इसीलिए जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आयोनिक कंपाउंड्स का वो हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मीथेन, जैसे कि CH4, इथेन, C2H6, इथेनॉल, C2H5, ये सारे जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड से। कोवलेंट बॉन्ड उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, अगर हम इन कंपैरिजन टू क्या देखें आयोनिक बॉन्ड से, तो कोवलेंट बॉन्ड थोड़े वीक होते हैं। ठीक है, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है, आयंस के ट्रांसफ़र से, लेकिन जो कोवलेंट जो बॉन्ड है वो कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। जितने भी कोवलेंट बॉन्ड हैं उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ठीक है, अगर हम देखें आयोनिक से कंपेयर करें तो। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, सो देयर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इज़ लो। जब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ओवरऑल जो मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होगा, और इसलिए क्या होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते हैं, लो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉट गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो आयंस में कन्वर्ट होकर के वो इजीली चार्ज को कैरी कर पाते हैं, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्योंकि वो चार्ज में कन्वर्ट नहीं होता, तो इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं।